Hello everyone, good afternoon. This video is for class 10 subject geography. Today we will discuss about our last topic. इस chapter का last topic है. The topic is impact of globalization on agriculture. इससे पहले आप लोगों को भूदान एंड ग्रामदान के बारे में समझाया था. फिर आप लोगों को समझाया था इससे पहले हमने कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी पे क्या है वो समझाया था आप लोगों को. आज जो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पेक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर पे, यानी इस पूरी दुनिया में क्या चेंजिंग हो रहा है वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे. इस चेंजिंग से क्या यानी भूमंडलीकरण का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कृषि के ऊपर. हिंदी में इसको भूमंडलीकरण सार्वभौमिकता बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन को. इस पूरे दुनिया भर में क्या चेंजेस आना, ये पूरी दुनिया भर जुटने को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. आजकल पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़े हुए हैं, यानी हर चीज़ आजकल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ते हो या न्यूज़ सुनते हो तो एक सेकंड में आप हर जगह बैठ के वही न्यूज़ सुन सकते हैं. तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही कारण है. तो इस बढ़ती हुई डेवलपमेंट की दुनिया में और इस बढ़ती हुई डेवलपमेंट की दुनिया का इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या इम्पेक्ट पड़ा है वो देखेंगे हम यहाँ पे. ठीक है. तो अगर हम देखा जाए तो भूमंडलीकरण या सार्वभौमिकता एक नए फिनोमिना नहीं है. ये फिनोमिना पहले से चलते आ रहा है. ग्लोबलाइजेशन अभी का रिसेंटली हुआ चीज़ नहीं है, ये पहले से ही चलता आ रहा है. ग्लोबलाइजेशन पूरे दुनिया भर में इंटरलिंक रहना, पूरे कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, किस तरह ख़ासकर कंट्री के अंदर शेयरिंग्स होते हैं, वो सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के पर्पसेस हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, ग्लोबलाइज हुआ है पूरे दुनिया. तो ये एक नया फिनोमिना नहीं है, ये एक पुराना फिनोमिना है. फिर भी ख़ासकर 1990 के बाद इंडिया के ख़ासकर फार्मरों ने बहुत सारे नए तरीके के चैलेंजेस को फेस किया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में मोस्टली ख़ासकर डेवलप्ड कंट्री बहुत अच्छा कर रहे थे एज़ कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्री. इंडिया नाउ स्टिल इन अंडर डेवलप्ड. फिर इंडिया की उन फार्मर को 1990 के बाद क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा वो देखें आप लोग यहाँ पे. सबसे पहले तो 1990 के बाद जो इंटरनेशनल मार्केट की कंपटीशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. द इंडियन फार्मर्स आर नॉट एबल टू कम्पीट, यानी नॉट एबल टू कम्पीट. उस कंपटीशंस को इंडियन फार्मर कम्पीट नहीं कर पा रहे थे. वाई? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डेवलप्ड कंट्री के जो लोग थे, ख़ासकर डेवलप्ड कंट्री के जो फार्मर थे, उनको तरह तरह के सब्सिडीज़ मिल रहा था. वो लोग अलग अलग कम दाम पे बहुत सारे मार्केटाइज़ करते थे, बहुत सारे मार्केट में चीज़ें बेच पाते थे. तो ये एक नया चैलेंज था, ख़ासकर ये एक नया इम्पेक्ट था ख़ासकर इंडिया की फार्मर को, इंडिया के लोगों को, ख़ासकर इंडिया की जितने सारे फार्मर को, उनके एक नए तरीके के चैलेंजेस था. ठीक है. दूसरा यहाँ पे आप लोगों को ये दिया है कि इंडिया एग्रीकल्चर इज़ ऑन क्रॉस रोड. इसका क्या मतलब है वो देखें हम लोग. क्रॉस रोड का ये मतलब नहीं कि चौराहा यहाँ पे है. ठीक है. क्रॉस रोड का ये मतलब है कि यहाँ पे इंडिया एग्रीकल्चर्स में इंडिया के लोगों को तरह तरीके के अलग अलग एंगल से सेम दिशा में नुकसान पहुँच रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल एब्रप्ट पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जितने हो सके इनकम बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, इनकम बहुत ज़्यादा कम हो रहा है. लैंड साइजिंग, जो लैंड होल्ड साइज़ था वो बहुत कम है इंडिया के पास. जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना लैंड कम बचेंगे. तो इस तरीके के भी इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा. आप लोग यहाँ पे देखें साइट में हमने लिखा है यहाँ पे कि द हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर इन अ डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हैं. जितने सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पे ख़ासकर फार्मर को सब्सिडीज़ बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और कम दाम में बेचा जा सकता है. लेकिन इंडिया के अंदर गवर्नमेंट इंडिया के फार्मर्स को इतना सब्सिडीज़ नहीं दे पाते हैं और नहीं दे रहे हैं. तो
फार्मर मजबूर होता है वो जितने सारे उन्होंने प्रोडक्शन किया उनको महंगे दाम पे बेचने के लिए, तब जाके उनके मार्केटाइज में इतना अच्छा खासा रोल नहीं होता है, वो लोग हिस्सा नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ते हैं। ख़ासकर ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस मच बट नाउ इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज। ग्रीन रेवोल्यूशन से इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ख़ासकर अच्छे एक असर पड़ गया था इंडिया के ऊपर, एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ गया था। इंडिया ने बहुत ज़्यादा उस 1960s के बाद ग्रो किया था, प्रोडक्शंस में बढ़ोतरी दी थी। बट ग्रीन रेवोल्यूशन का भी बहुत सारे ख़ासकर नेगेटिव इम्पैक्ट थे, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशंस में ख़ासकर वाटर रेजिस्टेंस क्रॉप्स को उगाया जाता था, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते थे। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को इस्तेमाल किया जाता था, ख़ासकर केमिकल फर्टिलाइज़र्स को इस्तेमाल करते थे, इनऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, जिसकी वजह से इंडिया की जितने सारे ख़ासकर ह्यूमस सॉइल्स थे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते। तो इसका भी एक मेन नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। ठीक है, आजकल कंट्रोवर्सीज़ में है कि हर कोई इनऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे ख़ासकर ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जितने सारे सॉइल थे वो फर्टिलिटी बिल्कुल लेस हो गए थे, उनके इनफर्टाइल्स हो गया था वो। तो इसकी वजह से भी ग्रीन रेवोल्यूशंस के अंदर कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रहे थे। अब साथ में यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं, हो सकते हैं, जिनकी वजह से हम जितने सारे हमारे ऊपर जितने इम्पेक्ट पड़ा है उसको थोड़ा बहुत रिकवर कर सकते। तो वो ऑल्टरनेटिव्स, कुछ अदर अल्टरनेटिव्स हमारे पास है, लाइक जीन रेवोल्यूशन, जेनेटिक रेवोल्यूशन। लाइक जब हम ख़ासकर रिप्रोडक्शन के पार्ट पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं तो हम डीएनए, आरएनए, उसमें जेनेटिक प्रोसेस पढ़ते हैं। सेम चीज़ें ख़ासकर प्लांट स्पीशीज़ में जीन रेवोल्यूशंस लाते हैं, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को इस्तेमाल करके या दूसरे ऑर्गेनिक तरीके से हम ख़ासकर फार्मिंग करके इंडिया की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो जीन रेवोल्यूशन एक तरीके के अल्टरनेटिव हो सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरीके के अल्टरनेटिव हो सकते हैं। ख़ासकर हमारे पास इनऑर्गेनिक फार्मिंग के छोड़कर आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर करना चाहें तो ये एक मेन अल्टरनेटिव हो सकते हैं हम। और दूसरा अल्टरनेटिव है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जितना पॉपुलेशन हो रहा है उसको अगर कंट्रोल करेंगे पॉपुलेशन, तो उससे भी हम एग्रीकल्चर को भी बचाया जा सकता है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, यानी जितने सारे क्रॉपिंग पैटर्न हैं उनको डाइवर्सिफाई कर सकता है और ज़्यादा बढ़ा सकता है। लाइक मिक्स फार्मिंग कर सकते हैं, चेंजेबल क्रॉप्स कर सकते हैं, यानी तरह तरीके से जिससे फर्टिलिटी सॉइल की बढ़े। खासकर टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, कंटू फार्मिंग कर सकते हैं। आजकल तो लोग खासकर अपनी लॉन्स में, अपनी खासकर छतों पे भी बहुत सारे तरह तरीके की गार्डन्स उगाते हैं। तो इस तरीके की डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं हम खासकर क्रॉप्स के मामले में। तो इस तरह हम नए ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। यहाँ से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। कल इसका हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे, फिर हम नए चैप्टर की ओर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।